हेलो एंड वेलकम टू योर एस्टेट एडवाइज़र। इस साल के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं जो होम बायर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामी फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, इनकम टैक्स बेनिफिट। टैक्स फ्री इनकम लिमिट अब 12 लाख तक बढ़ चुकी है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास ज़्यादा इन हैंड इनकम या ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। और जब इन हैंड इनकम बढ़ती है तो लोग नेचुरली वेल्थ क्रिएशन एसेट्स की तरफ देखते हैं, जैसे रियल एस्टेट। इन हैंड इनकम बढ़ने से होम लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ती है और ईएमआई चुकाने में भी मदद मिलती है। ये अनाउंसमेंट यंग प्रोफेशनल्स और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है। इसी के साथ एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी इससे बढ़ेगी। दूसरा, नो टैक्स ऑन सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पहले अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर होते थे तो दूसरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर नोशनल रेंट का टैक्स लगता था, लेकिन अब बजट में प्रपोज किया गया है कि सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये मूव इन्वेस्टर्स और जॉइंट फैमिली बायर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड होम्स कुड नाउ बिकम मोर अट्रैक्टिव। तीसरा, टीडीएस लिमिट ऑन रेंटल इनकम हैज़ बीन इंक्रीज्ड। 2025 के बजट का एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि रेंटल इनकम पर टीडीएस का थ्रेशोल्ड अब 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गया है। इसका मतलब अगर किसी लैंडलॉर्ड की सालाना रेंटल इनकम 6 लाख से कम है तो अब टेनेंट या कंपनी को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। स्मॉल लैंडलॉर्ड्स के लिए ये बड़ा रिलीफ है, स्पेशली जो अपने एक दो फ्लैट्स रेंट पे देते हैं। ऑल्सो कंप्लाइंस बर्डन कम होगा और रेंटल इनकम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से अर्न की जा सकेगी। चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का अनाउंसमेंट भी किया है। न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्सिडी लिमिट्स दोनों रिवाइज किए गए हैं, जिससे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। फिफ्थ, स्वामी फंड 2.0। स्वामी स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्टॉल्ड या रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का स्वामी फंड 2.0 का अनाउंसमेंट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है लास्ट माइल फंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि बायर्स को टाइमली पोजीशन मिल सके। यानी ये फंड उसी मॉडल पे बेस्ड है जिसके 2019 के फर्स्ट वर्जन ने करीब 50,000 स्टॉल्ड या अटके हुए रेजिडेंशियल यूनिट्स को कंप्लीट करवाया था। इससे होम बायर्स का ट्रस्ट वापस आएगा, डेवलपर्स को लिक्विडिटी मिलेगी और रुके हुए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। सिक्स्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रॉन्ग फोकस कंटिन्यूड है। हाईवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल आउटले को 11.2 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। इससे रियल एस्टेट को इनडायरेक्ट बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी और इंफ्रा डेवलपमेंट से माइक्रो मार्केट्स और डेवलप होंगे। एंड लास्टली, रियल एस्टेट आउटलुक। टैक्स रिफॉर्म्स और इंसेंटिव्स क्लियरली ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट को एक ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है। रेंटल हाउसिंग पर भी क्लैरिटी आई है और कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन लिमिट को भी थोड़ा रैशनलाइज किया गया है। इससे स्टेबल और पॉजिटिव पॉलिसी एनवायरनमेंट बना रहेगा। ऑल्सो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो दोस्तों, इस साल के बजट ने रियल एस्टेट को काफ़ी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया है, चाहे वो टैक्स बेनिफिट्स हो, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग हो या इंफ्रा डेवलपमेंट हो। अगर आप एक होम बायर हैं तो ये टाइम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्केट के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को ज़रूर एनालाइज करें। ऐसे ही वैल्यूएबल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।